हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नॉन स्टॉप पर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस करेंगे। और आप में से कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि 55 क्वेश्चन का कंप्लीट सेट कराने के लिए। तो दोस्तों, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। 15 तारीख के बाद से, 15 अक्टूबर के बाद से मैं 55 क्वेश्चन का कंप्लीट आपको मॉक टेस्ट कराऊंगा। जिस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल उसी तरह से 55 क्वेश्चन का पूरा कंप्लीट मॉक टेस्ट होगा। और अभी थोड़ा सा व्यस्तता ज़्यादा है, टाइम मुझे नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से मैं अभी आपको 30 क्वेश्चन का यहाँ पे सेट कराता रहूँगा तब तक। लेकिन 15 तारीख के बाद से मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको 55 क्वेश्चन का सेट आपको कंप्लीट मिलेगा। तो थोड़ा सा आप धैर्य बना के रखिए। तो दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। और क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है आपको फिगर ऑफ स्पीच इस सेंटेंस में बताना है। दिया गया है ही इज एज स्वीट एज शुगर। तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? वो उतना स्वीट है जितना कि शुगर। तो यहाँ पे कौन सा होगा? मेटाफर या सिमली या ऑक्सीमोरन या पर्सोनिफिकेशन? तो दोस्तों, यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा सिमली। हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, जहाँ पे भी एज या लाइक आपको देखने को मिल जाए वहाँ पे सिमली होता है। तो यहाँ पे जो है दो वस्तुओं या दो प्राणियों के बीच में कंपैरिजन होता है, वहाँ पे होता है सिमली। और एज या लाइक जैसे वर्ड आपको कंपैरिजन के लिए देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे सिमली हो जाएगा। मेटाफर की बात करते हैं तो यहाँ पे भी कंपैरिजन होता है, किन्हीं दो वस्तुओं या दो प्राणियों के बीच में अगर कोई क्वालिटी मैच करती होती है तो एक वस्तु को दूसरी वस्तु बोल दिया जाता है डायरेक्ट, तो वहाँ पे जो है मेटाफर होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एज या लाइक जैसे वर्ड मेटाफर में नहीं आते हैं। ऑक्सीमोरन की बात करते हैं तो ऑक्सीमोरन होता है विरोधाभास। और इसमें जो है किसी वस्तु या किसी प्राणी के दो बिल्कुल विपरीत क्वालिटीज़ को एक साथ दर्शाया जाता है, वहाँ पे होता है ऑक्सीमोरन। पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण। तो इसमें जो है किसी निर्जीव वस्तु या एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ऐसे दर्शाया जाता है जैसे कि वो एक सजीव वस्तु हो और या फिर इंसान के जैसे हो, तो वहाँ पे पर्सोनिफिकेशन होता है। तो यहाँ पे फिलहाल सिमली इसका राइट आंसर देगा। फिर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है, तो यहाँ पे भी आपको फिगर ऑफ स्पीच बताना है। दिया गया है ओ होली नाइट द स्टार्स आर ब्राइटली शाइनिंग। तो यहाँ पे जो है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? मेटोनिमी, अपोस्ट्रोफी, पर्सोनिफिकेशन या हाइपरबोली? तो दोस्तों, यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी को अगर हिंदी में कहेंगे तो इसको कह सकते हैं संबोधन अलंकार। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है किसी निर्जीव वस्तु या किसी भाववाचक संज्ञा यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ऐसे संबोधित किया जाता है जैसे कि वो सजीव प्राणी हो या कोई इंसान हो, तो वहाँ पे होता है अपोस्ट्रोफी। और इसको जो है कंफ्यूज मत होइएगा पर्सोनिफिकेशन के साथ। पर्सोनिफिकेशन में किसी निर्जीव वस्तु या भाववाचक संज्ञा को ऐसे दर्शाया जाता है जैसे कि वो सजीव प्राणी हो या इंसान हो, तो वहाँ पे पर्सोनिफिकेशन होता है। इसमें संबोधित नहीं किया जाता है पर्सोनिफिकेशन में, लेकिन अपोस्ट्रोफी में संबोधित किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है ओ होली नाइट, तो यहाँ पे नाइट को जो है संबोधित किया जा रहा है। यहाँ पे आपको ये साइन भी देखने को मिलता है, संबोधन चिन्ह, जिसको एक्सक्लामेटरी साइन कहते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से इसको आप आसानी से पहचान सकते हैं। जहाँ पे संबोधित किया जाएगा वहाँ पे अपोस्ट्रोफी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा अपोस्ट्रोफी। और इसके अलावा यहाँ पे दिया गया है मेटोनिमी। मेटोनिमी में क्या होता है, इसमें किसी चीज़ के नाम को दूसरा नाम दे दिया जाता है जिससे वो निकटता से संबंधित होता है। ऐसा नाम दिया जाता है जिससे वो निकटता से संबंधित होता है। जैसे कि जजेस के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है द बेंच। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जजेस ने फैसला सुनाया या कह देते हैं बेंच ने फैसला सुनाया, तो जजेस के लिए द बेंच ये वर्ड इस्तेमाल कर लिया गया, एक नया नाम दे दिया गया। या जैसे किंग के लिए यूज़ कर लिया जाता है द क्राउन। ठीक है, तो इस तरह से नाम चेंज कर दिया जाता है, तो वहाँ पे होता है मेटोनिमी। फिर दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला है, अब दिया गया है रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, यानी कि खून की नदियाँ बहीं बैटल में यानी युद्ध में। तो यहाँ पे बताइए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? ऑप्शन ए है हाइपरबली, फिर अगला है मेटाफर, फिर है सेनेक्डोकी, पर्सोनिफिकेशन। तो दोस्तों, यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हाइपरबली। हाइपरबली में किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके बताया जाता है, तो वहाँ पे होता है हाइपरबली। ठीक है, जब किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके बताया जाए
और या कभी कभी बहुत कम करके बताया जाता है तो वहाँ पे भी हाइपरबली होता है। जैसे यहाँ पे तो बढ़ा चढ़ा करके बताया जा रहा है, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल। और अगर कम करके बताया जाए, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने कह दिया ही हैज़ ए पी साइज्ड ब्रेन। पी साइज्ड ब्रेन मतलब कि उसके पास एक मटर के आकार का दिमाग है। तो यहाँ पे जो है बहुत कम करके बताया जा रहा है, तो यहाँ पे भी हाइपरबली ही होगा। ठीक है, यहाँ पे भी हाइपरबली होगा। और इसके अलावा मेटाफर के बारे में बात कर चुके हैं, पर्सोनिफिकेशन की बात भी कर चुके हैं। सिनेक्डोकी में क्या होता है, तो सिनेक्डोकी जो फिगर ऑफ स्पीच है, इसमें क्या होता है, इसमें किसी वस्तु के एक भाग या अंग को पूरी वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पे होता है सिनेक्डोकी। जैसे कि चेक आउट माई न्यू व्हील्स। तो यहाँ पे जो व्हील्स है ये जो है कार के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। चेक आउट माई न्यू कार मैं कह सकता था, लेकिन मैंने व्हील्स यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे कार के लिए, कार का एक पार्ट है व्हील, तो पूरे के लिए जो है उसके एक पार्ट का प्रयोग किया जा रहा है व्हील्स का, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिनेक्डोकी। और इसका उल्टा भी होता है कि कभी कभी एक पार्ट के लिए पूरे का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि इंडिया ओन द मैच अगेंस्ट पाकिस्तान। तो यहाँ पे जो है इंडिया ओन द मैच, इंडिया ने नहीं जीता होगा बल्कि इंडियन क्रिकेट टीम ने जीता होगा, लेकिन उसके लिए हम कह देते हैं इंडिया। तो इंडियन क्रिकेट टीम इंडिया का एक पार्ट है और उसके लिए पूरी इंडिया को प्रयोग किया जा रहा है। या यहाँ पे पाकिस्तान के अगेंस्ट जीता, तो पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अगेंस्ट जीता होगा, या पाकिस्तान फुटबॉल टीम के अगेंस्ट जीता होगा। तो यहाँ पे एक पार्ट के लिए पूरे का प्रयोग किया जा रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है, सिनेक्डोकी। या पूरे के लिए एक पार्ट का प्रयोग किया जाएगा तब भी सिनेक्डोकी होगा। तो फिलहाल यहाँ पे जो है ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, हाइपरबोल। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज़ एन एरर। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपको बताना है किस पार्ट में एरर है। दिया गया है द रिपोर्टर वॉज अनेबल टू इलिसिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पुलिस। तो यहाँ पे जो है किस पार्ट में एरर है बताइएगा। अगर कोई एरर नहीं है तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, द रिपोर्टर वॉज अनेबल टू इलिसिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पुलिस। तो दोस्तों यहाँ पे जो है एरर है आपके, इलिसिट यहाँ पे नहीं होगा। इलिसिट का मतलब होता है अवैध, इलिसिट का क्या मतलब होता है, अवैध, गैर कानूनी। इसकी जगह पे यहाँ पे सही वर्ड होगा, इसी से मिलता जुलता, एलिसिट। एलिसिट का मीनिंग क्या होता है, किसी से कोई जानकारी निकलवाना, कोई खबर निकलवाना, या प्रकाश में लाना, प्रकाश में किसी जानकारी को लाना। ठीक है, उसके लिए वर्ड होता है एलिसिट। तो यहाँ पे जो है क्या मीनिंग हो जाएगा, द रिपोर्टर वॉज अनेबल टू एलिसिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पुलिस। रिपोर्टर जो है पुलिस से जानकारी निकालने में अनेबल यानी कि अयोग्य था, नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, सी पार्ट में गलती है, तो यहाँ पे सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, यहाँ पे भी आपको एरर बताना है। दिया गया है ईच ऑफ दीज बॉयज प्ले गेम्स। तो यहाँ पे बताइए किस पार्ट में एरर है। तो दोस्तों यहाँ पे ईच ऑफ दीज बॉयज प्ले, यहाँ पे प्ले नहीं होगा क्योंकि ईच ऑफ दीज बॉयज ये जो है सिंगुलर नाउन है। जब भी ईच ऑफ करके आए, ईच ऑफ या वन ऑफ या जो है आइदर ऑफ, तो भले ही यहाँ पे एस लगा है, बॉयज यहाँ पे दीज बॉयज प्लूरल है, लेकिन ईच ऑफ जब लगा है तो ये जो है सिंगुलर नाउन होता है। ईच ऑफ दीज बॉयज मतलब इनमें से हर लड़का, तो यहाँ पे सिंगुलर नाउन होगा। ईच ऑफ दीज बॉयज प्लेज हो जाएगा, यहाँ पे जब सिंगुलर है तो यहाँ पे एस या ई एस लगेगा, तो यहाँ पे प्लेस हो जाएगा, प्लेस गेम्स, यानी कि इनमें से हर लड़का गेम खेलता है। ठीक है, तो यहाँ पे किस पार्ट में एरर है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर। यहाँ पे भी एरर बताना है। दीज ऑल मैंगोज आर राइप। तो दीज ऑल मैंगोज आर राइप, क्या ये सही है? तो दोस्तों यहाँ पे जो है दीज ऑल नहीं होगा, इसकी बजाय क्या होगा, ऑल दीज होगा। ठीक है, ऑल दीज मैंगोज आर राइप, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ए पार्ट में गलती है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है
यहाँ पे भी आपको एरर बताना है, दिया गया है ही डिस्कस्ड अ मर्डर केस, यहाँ पे स्मॉल में है, ये गलत टाइप हुआ है। तो ही डिस्कस अ मर्डर केस विथ हिज जूनियर्स, तो यहाँ पे बताइए कहाँ पे एरर है। ही डिस्कस अ मर्डर केस विथ हिज जूनियर्स, इसमें कोई एरर नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिस्कस के लिए जो है प्रीपोजिशन यहाँ पे विथ आया है, और किसी के साथ, जब किसी पर्सन के साथ डिस्कशन होता है तो पर्सन के लिए प्रीपोजिशन विथ आता है, और किसी मैटर पर डिस्कशन होता है तो मैटर के लिए जो है कोई प्रीपोजिशन नहीं आता। जैसे ही डिस्कस अ मर्डर केस, तो ये जो है मैटर है, तो इसके लिए कोई प्रीपोजिशन नहीं है, यहाँ पे केवल आर्टिकल आया है ए, और बाकी पर्सन जिसके साथ डिस्कशन हो रहा है उसके लिए जो है यहाँ पे विथ आता है, तो यहाँ पे जो है विथ आ गया। तो दोस्तों यहाँ पे जो है कोई एरर नहीं है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर, यहाँ पे भी एरर बताना है, दिया गया है द पेंटिंग्स ऑफ नेचुरल सीनरीज आर सेलिंग लाइक हॉट केक्स, तो यहाँ पे बताइए किस पार्ट में एरर है। तो दोस्तों द पेंटिंग्स ऑफ नेचुरल सीनरीज यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा सीनरी। कुछ नाउन्स होती हैं जो हमेशा सिंगुलर में होती हैं, चाहे वो एक हो या एक से ज़्यादा हो, जैसे कि सीनरी जो है आपका हो गया। इसके अलावा जो है लगेज, और इसके अलावा भी बहुत सारी नाउन्स हैं, इंफॉर्मेशन हो जाता है, और इसके अलावा जो है फर्नीचर और पोइट्री, तो यहाँ पे जो है ये कुछ हैं, और इसके अलावा भी कई हैं। तो ये जो है नाउन्स हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रहती हैं, तो यहाँ पे सीनरीज इसलिए नहीं होगा, सीनरी होगा। और किस पार्ट में गलती है, तो ए जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, अब यहाँ पे आपको बताना है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस सेंटेंसेस आर गिवन विद ब्लैंक्स टू बी फिल्ड इन विद एन एप्रोप्रिएट वर्ड, तो यहाँ पे खाली स्थान के साथ सेंटेंस दिया गया है, जहाँ पे आपको ऑप्शन में से बताना है क्या सही फिल होगा। दिया गया है व्हाट डैश, और फिर जो है इट डैश वंडरफुल, तो क्या यहाँ पे पहला ऑप्शन ले व्हाट आर यू कुकिंग, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इट के साथ स्मेल नहीं आएगा, इट जो है सिंगुलर प्रोनाउन है, तो इसके साथ जो है स्मेल्स आएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो सकता है। व्हाट आर यू कुकिंग इट स्मेल्स वंडरफुल, इट के साथ जो है स्मेल्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे स्मेल दिया गया है, यहाँ स्मेल्ड दिया गया है, यहाँ एज कुकिंग, ये तो आ ही नहीं सकता, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वी हैड डैश मनी लेफ्ट सो वी वेंट आउट फॉर ए मील, वी डिसाइडेड टू अबेंडन आवर ट्रिप एज वी हैड डैश मनी लेफ्ट, तो दोस्तों यहाँ पे जो है बताइए क्या होगा। अफ्यू करके दिया गया है, तो दोस्तों यहाँ पे जो है मनी के लिए अफ्यू नहीं ले सकते हैं, क्योंकि मनी जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके लिए जो है यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है वी हैड अ लिटिल मनी, यानी हमारे पास थोड़े पैसे बचे थे। अ लिटिल यहाँ पे अगर करेंगे, हमारे पास थोड़े पैसे बचे थे, सो वी वेंट आउट फॉर ए मील, इसलिए हम कहाँ चले गए, मील के लिए चले गए, मतलब खाने के लिए चले गए। वी डिसाइडेड टू अबेंडन, हमने डिसाइड किया, अबेंडन मतलब छोड़ने का, अवर ट्रिप अपनी ट्रिप को छोड़ने का फैसला किया। एज वी हैड, क्योंकि हमारे पास था, यहाँ पे लिटिल ले लेंगे, लिटिल मनी लेफ्ट, तो अ लिटिल मतलब होता है थोड़ा, और लिटिल मतलब होता है ना के बराबर, तो दोस्तों यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, अ लिटिल लिटिल, क्योंकि यहाँ पे जो है अ लिटिल हम इसलिए कहेंगे क्योंकि वी हैड ए लिटिल मनी लेफ्ट, हमारे पास थोड़े पैसे बचे थे, सो वी वेंट आउट फॉर ए मील, इसलिए हम मील के लिए चले गए, खाना खाने के लिए चले गए, तो उसके लिए थोड़े पैसे थे हमारे पास, क्योंकि मील में जो है उतना खर्चा नहीं आएगा, तो उसकी अपेक्षा अगर देखेंगे तो थोड़े पैसे थे। लेकिन जो है वी डिसाइडेड टू अबेंडन आवर ट्रिप, हमारी जो ट्रिप थी उसको हमने छोड़ दिया, ट्रिप पर जाने का फैसला छोड़ दिया, क्योंकि उसके हिसाब से हमारे पास बिल्कुल ना के बराबर पैसे थे, यानी बहुत कम पैसे थे, तो इसलिए यहाँ पे लिटिल आएगा। ठीक है, लिटिल मनी लेफ्ट, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है प्लीज राइट टू मी डैश दिस एड्रेस, तो यहाँ पे क्या होगा, टू ऑन अपॉन एट, तो दोस्तों यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टू। प्लीज राइट टू मी टू दिस एड्रेस, हिंदी में तो हम लोग बोल देते हैं कि इस पते पर लिखिएगा, लेकिन जो है इंग्लिश में आप याद रखिएगा प्लीज राइट टू मी टू दिस एड्रेस,
ठीक है, इस तरह से होता है। यहाँ पे टू प्रीपोजिशन आएगी, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन ट्यूजडे इट इज़ द कार्निवल डैश एवरीबडी गेट्स ड्रेस्ड अप इन ए फैंसी कॉस्ट्यूम सो वी विल मीट एट जॉन्स हाउस डैश इज अबाउट ए कपल ऑफ किलोमीटर्स अवे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या फिलअप होगा, ऑन ट्यूजडे यानी मंगलवार को कार्निवल यानी कि उत्सव है, उत्सव कार्निवल को कहते हैं उत्सव, तो मंगलवार को उत्सव है। अब यहाँ पे डैश में क्या फिल होगा, डैश एवरीबडी गेट्स, तो यहाँ पे वैन होगा या विच या वेयर, पहले के लिए वैन विच वेयर दिया गया है, तो विच या वेयर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे जो कार्निवल है इसके लिए जो है यहाँ पे वैन आ जाएगा। कार्निवल जो कि एक ओकेजन है तो उसके लिए वैन आ सकता है। विच जो है किसी निर्जीव वस्तु के लिए आता है, वेयर जो है किसी प्लेस के लिए आता है, तो कार्निवल के लिए जो है वैन आ जाएगा। ट्यूसडे को कार्निवल है जब एवरीबडी गेट्स ड्रेस्ड अप इन फैंसी कॉस्ट्यूम, जब सभी लोग फैंसी कॉस्ट्यूम पहनते हैं। सो वी विल मीट एट जॉन्स हाउस, इसलिए हम लोग कहाँ मिलेंगे, जॉन के घर पे मिलेंगे। डैश इज अबाउट ए कपल ऑफ किलोमीटर्स अवे, तो यहाँ पे जो है क्या आ जाएगा, वेयर या विच, ये तो एलिमिनेट हो चुका है दोनों ऑप्शन, तो वेयर या विच क्या आएगा, तो दोस्तों यहाँ पे विच सही होगा। हाउस के लिए जो है जॉन के घर के लिए विच आ जाएगा। सो वी विल मीट एट जॉन्स हाउस, यानी कि हम जॉन के घर पे मिलेंगे, विच इज अबाउट ए कपल ऑफ किलोमीटर्स अवे, जो कि लगभग 2 किलोमीटर है। तो यहाँ पे वैन विच, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, आई हेट हिम फॉर द सिंपल रीजन दैट ही कीप सिंगिंग हिज ओन प्रेजेस कॉन्टिन्यूली टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ, यानी कि मैं नफरत करता हूँ उससे, किस लिए, फॉर द सिंपल रीजन, एक सिंपल रीजन के लिए कि वो जो है ही कीप सिंगिंग हिज ओन प्रेजेस, वो हमेशा अपने गुणगान गाया करता है, कॉन्टिन्यूली मतलब हमेशा, टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ, अपने बारे में ही हमेशा बातें किया करता है। ही इज़ एन इरिटेटिंग डैश, वो जो है ही इज़ एन इरिटेटिंग, वो एक इरिटेटिंग क्या है, डैश, यहाँ पे इसकी जगह पे क्या भरा जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पे हम कर सकते हैं ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट, ईगोटिस्ट का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों ईगोटिस्ट का मतलब होता है अहमवादी, जो अपने आप को सबसे ज़्यादा बेहतर समझता है, ठीक है, उसको ईगोटिस्ट कहते हैं। तो वो जो है हमेशा अपने बारे में बातें किया करता है, अपनी ही बड़ाई किया करता है, तो उसके लिए जो है यहाँ पे ईगोटिस्ट हो जाएगा। ही इज़ ए रियल, और यहाँ पे जो है क्या फील होगा, ईगोटिस्ट यहाँ पे हो गया, ये तो हट जाएगा ईगोइस्ट या पोजर या पोजर। पोजर मतलब क्या होता है, तो दोस्तों पोजर मतलब होता है कि दिखावा करने वाला, तो यहाँ पे यानी कि यही इसका राइट आंसर होगा, यानी दूसरी जगह पे ईगोइस्ट भरा जाएगा। ईगोइस्ट, ईगोइस्ट का मतलब क्या होता है, घमंडी। ही इज ए रियल ईगोइस्ट, मतलब वो वास्तव में जो है घमंडी है। बिकॉज फॉर एनीथिंग ही डज, क्योंकि वो जो कुछ भी करता है, ही ऑलवेज एक्सपेक्ट्स, वो हमेशा उम्मीद करता है, इन रिटर्न समथिंग इन रिटर्न, कि उसको वापसी में भी कुछ मिले। अ सेल्फिश पर्सन इंडीड, वास्तव में वो एक सेल्फिश पर्सन है, स्वार्थी व्यक्ति है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों अब यहाँ पे दिया गया है, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो यहाँ पे जो है इसका सिमिलर बताना है, कौन सा होगा। इंसोलेंट, इंसोलेंट का जो है सिमिलर यानी कि सिनोनिम बताना है। इंसोलेंट का मीनिंग क्या होता है, तो दोस्तों इसका मतलब होता है उदंड, उदंड या जो है बदतमीज कह सकते हैं, बदतमीज या असभ्य। तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सिमिलर। डिप्रिसिएटिंग का मीनिंग क्या होता है, तो दोस्तों डिप्रिसिएटिंग का मीनिंग होता है, डिप्रिसिएट मतलब कि कीमत कम करना, तो डिप्रिसिएटिंग मतलब हो जाता है गिरावट। द सोल ऑफ सू, तो ये तो होगा नहीं। और डिसरेस्पेक्टफुल, तो दोस्तों यही इसका राइट आंसर होगा। डिसरेस्पेक्टफुल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है असभ्य या अशिष्ट, तो यही इसका राइट आंसर होगा। इनसॉल्युबल, सॉल्युबल मतलब होता है घुलनशील, इनसॉल्युबल मतलब अघुलनशील, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, डिसरेस्पेक्टफुल। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, तो दोस्तों अब यहाँ पे भी आपको सिमिलर बताना है इनोसुअस का। इनोसुअस का मतलब क्या होता है, हानि रहित, हानि रहित। तो यहाँ पे जो है इसका बताइए। इनसफिशियंट दिया गया है, तो इनसफिशियंट का मतलब क्या होता है, सफिशियंट मतलब पर्याप्त, इनसफिशियंट का मतलब होता है अपर्याप्त।
तो ये नहीं होगा। इररेस्पॉन्सिबल, रेस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार, इररेस्पॉन्सिबल मतलब गैर जिम्मेदार हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। केयरलेस मतलब लापरवाह होगा, तो ये भी नहीं होगा। हार्मलेस इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हार्मलेस मतलब भी क्या हो जाएगा, हानि रहित, हानि रहित। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, अभी यहाँ पे दिए गए हैं इनजेनुअस। इनजेनुअस का जो है क्या बताना है, सिमिलर बताना है। इनजेनुअस का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों इसका मतलब होता है सीधा साधा, सीधा साधा या सरल। तो यहाँ पे जो है कनिंग का मतलब क्या होता है, चालाक, तो ये तो अपोजिट हो जाएगा इसका। क्लेवर का मतलब ये होता है होशियार या चालाक। और इनोसेंट मतलब क्या होता है, निर्दोष, मासूम, तो यही इसका राइट आंसर होगा। इनोसेंट मतलब मासूम या निर्दोष। और आर्टफुल मतलब भी चालाक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, अब यहाँ पे आपको बताना है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग। तो यहाँ पे इसका अपोजिट बताना है किसका, डिफिडेंस का। डिफिडेंस का मीनिंग क्या होता है, आत्मविश्वास की कमी, आत्मविश्वास की कमी। डिफिडेंस मीनिंग आत्मविश्वास की कमी। तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, साइनेस मतलब क्या हो जाता है, शर्म हो जाता है। शार्पनेस मतलब, शार्प मतलब तेज, शार्पनेस मतलब तेजी। और सेल्फ एश्योरेंस, सेल्फ एश्योरेंस मतलब हो जाता है आत्मविश्वास, आत्मविश्वास। तो दोस्तों यही जो है इसका राइट आंसर है सेल्फ एश्योरेंस। और एक्सपेंसिवनेस, एक्सपेंसिव का मतलब होता है व्यापक, और एक्सपेंसिवनेस का मीनिंग हो जाएगा व्यापकता। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो गया। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अब दोस्तों यहाँ पे भी आपको अपोजिट बताना है किसका, अमेच्योर का। अमेच्योर मतलब क्या होता है, शौकिया। कोई व्यक्ति शौकिया किसी काम को करता है तो उसके लिए जो है वर्ड होता है अमेच्योर। तो लवर तो इसका होगा नहीं। अप्रेंटिसेस, अप्रेंटिस मतलब जो है ट्रेनिंग लेने वाला, तो ये भी नहीं होगा। नोवाइस मतलब क्या होता है, नोवाइस मतलब होता है नौसिखिया, नौसिखिया, तो ये भी नहीं होगा। प्रोफेशनल, प्रोफेशनल इसका राइट आंसर होगा। अमेच्योर का अपोजिट क्या हो जाएगा, प्रोफेशनल मतलब होता है पेशेवर। तो डी ऑप्शन यहाँ राइट आंसर हो गया। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, तो दोस्तों अब यहाँ पे आपको अपोजिट बताना है ओवर्ट का। ओवर्ट मीनिंग क्या होता है दोस्तों, ओवर्ट मीनिंग होता है कि ओपन यानी खुला हुआ, खुला हुआ। तो यहाँ पे जो है इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, हिडन मतलब छिपा हुआ। और कलवर्ट मतलब क्या होता है, कलवर्ट मतलब होता है कि जो एक सड़क के किनारे नाला टाइप का होता है जिसको पुलिया कहते हैं, तो कलवर्ट मतलब होता है पुलिया। ओपन मतलब खुला हुआ, तो ये तो जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा। कंप्लीट मतलब पूरा हो जाएगा, तो ये तीनों नहीं होंगे। हिडन जो है, हिडन मतलब छिपा हुआ, तो यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे आपको बताना है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव और पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे सेंटेंस आपको एक्टिव या तो पैसिव वॉइस में दिया होगा। अगर एक्टिव में दिया है तो पैसिव बताएंगे, और पैसिव में दिया है तो एक्टिव बताएंगे। दिया गया है वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिस। तो दोस्तों यहाँ पे आपको देखना क्या है, यहाँ पे मस्ट आ गया जो कि एक मॉडल है, और मॉडल का जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो मॉडल के साथ बी आ जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पे ऑप्शन से आपको डायरेक्ट एलिमिनेट करना है, यानी कि मस्ट बी आएगा, मस्ट बी आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो इस तरह का ऑप्शन आपको देखना है। वंस प्रॉमिस आर केप्ट, ये एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ मस्ट नहीं आया। वंस प्रॉमिस मस्ट बी केप्ट, तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, मस्ट बी भी आ गया, तो ये जो है इसका राइट आंसर होगा। वंस प्रॉमिस वर, यहाँ पे वर नहीं होगा, यहाँ पे केवल मस्ट आया है। तो इस तरह से आप एलिमिनेट करके बिल्कुल सेकेंडों में आंसर आप जो है बता सकते हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है ही मेड अस वर्क। ही मेड अस वर्क, उसने हमसे काम कराया है। टेंस कौन सा है यहाँ पे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और पास्ट इंडेफिनिट का जब पैसिव बनाते हैं आप तो वाज या वर आता है। वाज या वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब आएगी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पैसिव वॉइस में रहती ही है। तो आप जो है ऑप्शन से जो है डायरेक्ट एलिमिनेट करिए। जैसे यहाँ पे वी वुड वर्क, तो ये नहीं होगा।
माइट टू वर्क आ गया, यहाँ पे हैव टू आ गया। तो इस तरह से आप ऑप्शन से डायरेक्ट एलिमिनेट करेंगे और बिल्कुल आसानी से बिना मेहनत किए आप जो है आसानी से आंसर तक पहुँच जाएंगे। तो वी के साथ वर आ जाएगा, वी वर मेड टू वर्क बाई हिम, वी वर मेड टू वर्क बाई हिम यानी कि हमसे काम कराया गया उसके द्वारा। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है ए लेटर हैज़ बीन रिटन बाई मी। तो दोस्तों यहाँ पे हैज़ बीन आ गया, यानी कि ये जो है पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, इसका एक्टिव बनाना है। और हैज़ बीन कब आता है, जब हम प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनाते हैं तब हैज़ बीन आता है। तो एक्टिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, तो हैज़ या हैव होगी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, एक्टिव में। तो यहाँ पे जो है अब आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे हैव बीन है, यहाँ हैज़ बीन है, तो अभी इसको देखते हैं। हैड यहाँ पे आ गया तो ये हट जाएगा, और यहाँ पे जो है आई है तो आई के साथ हैव आएगा, ना कि हैज़, तो ये भी हट जाएगा। आई हैव बीन रिटन ए लेटर, तो यहाँ पे बीन आ गया, बीन नहीं होगा, केवल हैज़ या हैव आएगा, तो आसानी से आप डी ऑप्शन यहाँ पे बता देंगे। आई हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, रिटन अ लेटर। ठीक है, तो इस तरह से आपको आसानी से 3-4 सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों अब यहाँ पे दिया गया है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 अल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर द इडियम और फ्रेज अंडरलाइंड। तो यहाँ पे आपको जो सेंटेंस दिया गया होगा उसमें कुछ पार्ट अंडरलाइन होगा, इसमें या तो इडियम होगा या फ्रेज होगा, और उसका मीनिंग आपको यहाँ से ऑप्शन में से बताना है कौन सा होगा। तो यहाँ पे दिया गया ही चिकन डाउट व्हेन ही कन्फ्रंटेड अपोजिशन। चिकन डाउट ये जो है फ्रेजल वर्ब है, जिसका मीनिंग होता है डर कर के पीछे हो जाना, डर के पीछे हटना, डर कर पीछे हटना जो है इसका मीनिंग होता है डर कर पीछे हटना। तो यहाँ पे जो है ही चिकन डाउट व्हेन ही कन्फ्रंटेड अपोजिशन, यानी कि वो डर कर पीछे हो गया जब उसने सामना किया अपोजिशन का, विरोध का। तो यहाँ पे क्या होगा, एट चिकन, तो ये तो होगा नहीं, रिलीज चिकन ये भी नहीं होगा, हेचेड चिकन तो ये जो है ये भी नहीं होगा, विथड्रू मतलब पीछे हट जाना होता है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, विथड्रू। ठीक है, विथड्रॉ मतलब पीछे हटना, यहाँ सेकेंड फॉर्म है विथड्रू, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, तो यहाँ पे आपको दिया गया है ट्राई टू मेक डू विथ व्हाट यू हैव। मेक डू ये भी एक फ्रेजल वर्ब है, और इसका मतलब होता है कि मैनेज करना, काम चलाना या मैनेज करना। ट्राई टू मेक डू यानी काम चलाने की कोशिश करो, विद व्हाट यू हैव जो तुम्हारे पास है उसी में काम चलाने की कोशिश करो। तो यहाँ पे मेक डू के लिए जो है मीनिंग बताना है, क्रिएट होगा नहीं होगा, डू नहीं होगा, प्रोड्यूस नहीं होगा, मैनेज यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगला है ही टुक ए लीप इन द डार्क विथ हिज लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स। तो दोस्तों यहाँ पे जो है टुक ए लीप इन द डार्क, इसका मीनिंग बताना है। तो दोस्तों टेक ए लीप इन द डार्क का मतलब होता है ऐसा कोई काम करना जिसका रिजल्ट ना पता हो, यानी कि रिस्क उठाना, खतरा उठाना। तो यहाँ पे जो है इसका मीनिंग बताना है वॉज कन्फ्यूज्ड या वॉज कॉक्श्योर, तो ये दोनों नहीं होगा, टुक ए रिस्क यही इसका राइट आंसर है, टुक ए रिस्क। ठीक है, वॉज हेजिटेंट ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, टुक ए रिस्क। यहाँ पे इसकी जगह ही टुक ए रिस्क विद हिज लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स भी ऐसे भी कर सकते हैं। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगला दिया गया है, तो दोस्तों अब यहाँ पे क्या दिया गया है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स और सेंटेंस। तो अब यहाँ पे जो है आपको जो सेंटेंस दिया गया है या वर्ड्स दिए गए हैं इनके लिए एक वर्ड आपको बताना है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन है ये। तो दिया गया है वर्ड्स रिटन ऑन द टॉम्ब ऑफ ए डेड पर्सन, यानी कि टॉम्ब मतलब मकबरा, किसी मृत व्यक्ति के मकबरे पर या कब्र पर लिखे गए शब्दों को क्या कहते हैं, एपिग्राफ या एपिलॉग या एपिटैफ या एटिमोलॉजी। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एपिटैफ। एपिटैफ कहते हैं किसी मृत व्यक्ति के कब्र पर लिखे हुए शब्दों को एपिटैफ कहते हैं। एपिग्राफ किसको कहते हैं, तो एपिग्राफ कहते हैं किसी भवन या इमारत पर लिखे गए शब्दों को कहते हैं एपिग्राफ। और एपिलॉग क्या होता है, तो दोस्तों एपिलॉग किसी नाटक का आखिरी अंश होता है, किसी नाटक का आखिरी अंश।
किसी नाटक का आखिरी अंश या जो है उपसंहार, उसके लिए जो है वर्ड है एपिलॉग। एटिमोलॉजी किसको कहते हैं? तो दोस्तों एटिमोलॉजी शब्दों की उत्पत्ति का अध्ययन कहलाता है। एटिमोलॉजी शब्दों की उत्पत्ति का अध्ययन, उत्पत्ति का अध्ययन। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है ए हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रेड। तो ऐसी लिखावट जो पढ़ी नहीं जा सकती, उसके लिए एक वर्ड क्या होगा? ऑप्शन है पहला एलिजिबल, और फिर है इनेडिबल, इलीगल, एलिसिट। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एलिजिबल। एलिजिबल मतलब कि अस्पष्ट, तो ऐसी लिखावट जो पढ़ी नहीं जा सकती, अस्पष्ट है, उसके लिए वर्ड हो जाएगा एलिजिबल। और इनेडिबल का मतलब क्या होता है? ना खाने योग्य, जो खाया ना जा सकता हो, ना खाने योग्य। इलीगल का मतलब आप सभी को पता है अवैध, और यहाँ पे इसकी भी बात कर चुके हैं। इलिसिट का मतलब क्या होता है? अवैध, इसका भी मतलब गैर कानूनी या अवैध हो जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दिया गया है आपको यहाँ पे जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। अगर डायरेक्ट दिया गया है तो उसका इनडायरेक्ट बताएंगे, और इनडायरेक्ट दिया गया है तो डायरेक्ट स्पीच बताएंगे। ही सेड बेबीज ड्रिंक मिल्क। तो दोस्तों यहाँ पे ये आप देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच, ये इम्परेटिव सेंटेंस है, वो बच्चों से कह रहा है ड्रिंक मिल्क। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इम्परेटिव सेंटेंस है, तो इसको बनाने का तरीका क्या होता है? ही सैड नहीं होगा। इम्परेटिव सेंटेंस में आपको ये जो है रिपोर्टेड स्पीच जो है इसका सेंस देखना है, ऑर्डर दिया जा रहा है या सलाह दी जा रही है, उस हिसाब से यहाँ पे जो है सैड की जगह चेंज हो जाएगा। तो सैड जो है नहीं आएगा, यहाँ पे बेबीज़ के लिए बच्चों से कह रहा है कि ड्रिंक मिल्क, यानी कि सलाह दे रहा है, तो ही एडवाइज करके आ जाएगा। ही सैड नहीं होगा, टोल्ड नहीं होगा, ही एडवाइज जो है, और यहाँ पे सैड दिया गया है। तो इस तरह से ऑप्शन एलिमिनेट करके आप आसानी से कर सकते हैं कि एडवाइज द बेबीज़, उसने बेबीज़ को एडवाइस दिया टू ड्रिंक मिल्क, मिल्क पीने के लिए। तो सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है आई सेड आई केम हियर यस्टरडे। तो दोस्तों यहाँ पे जो है क्या करना है? ऑप्शन से आपको डायरेक्ट एलिमिनेट करना है। जैसे कि यहाँ पे जो है रिपोर्टेड स्पीच अगर पास्ट टेंस में है तो आपको पता होना चाहिए कि यस्टरडे नहीं आएगा, द प्रीवियस डे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है दैट डे नहीं आएगा, ना यस्टरडे आएगा, द प्रीवियस डे यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। और इसके अलावा हम यहाँ पे अब इसमें आपको सी और डी में कन्फ्यूजन हो सकती है। तो आई सेड दैट तो लगेगा ही, आई सेड दैट दिया गया है, आई, और यहाँ पे वेंट दिया गया है, यहाँ पे हैड। तो दोस्तों यहाँ पे आई केम वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट का जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो रूल आपको पता होना चाहिए कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पे हैड कम हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। आई सेड दैट आई हैड कम देयर द प्रीवियस डे, हियर का जो है डियर बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है आसानी से कर सकते हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट व्हेन ही वुड सबमिट हिज असाइनमेंट। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपको ऑप्शन से यहाँ पे भी करना है। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, तो टीचर सैड द स्टूडेंट हो जाएगा। यहाँ पे ये इनडायरेक्ट में दिया गया है, तो इसका डायरेक्ट जो है बनाएंगे, तो यहाँ पे द टीचर सैड टू द स्टूडेंट हो जाएगा। और फिर यहाँ पे व्हेन है, तो व्हेन है यानी कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहा होगा, और इंट्रोगेटिव है तो व्हेन से ही शुरुआत होगी, तो यहाँ पे व्हेन से शुरुआत हो गई। और वुड का जो है जब डायरेक्ट बनाएंगे तो विल हो जाएगा, विल रहा होगा तभी जो है इनडायरेक्ट जब बना तो वुड आ गया। और यहाँ पे दिया गया ही, यू जो है यहाँ पे यू है, यू चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यू जो है चेंज होगा द स्टूडेंट के अनुसार, तो यहाँ पे ही आ गया, तो यानी कि यहाँ पे यू होना चाहिए था। यू सबमिट योर, हिज का बन जाएगा योर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे योर जो रहा होगा ये भी सेकंड पर्सन है, और ये भी ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो स्टूडेंट के अनुसार चेंज होगा, तो यहाँ पे योर हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे हिज है, तो यानी कि ये नहीं हो सकता। व्हेन विल यू, यहाँ तक तो सही है, लेकिन यहाँ पे हिज आ गया है, ये नहीं हो सकता। और इन दोनों ऑप्शन में देखेंगे यहाँ पे व्हेन वुड यू है, तो वुड यू नहीं होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो विल का वुड बनता है इनडायरेक्ट में, तो यहाँ पे वुड जो आया है यानी कि इससे पहले डायरेक्ट में विल रहा होगा, तो व्हेन विल यू सबमिट योर असाइनमेंट, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ठीक है,
तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और जो दोस्त नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।